हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेज। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हम देख रहे हैं डिजीज के बारे में। आपको पता है कि जो छोटे-मोटे डिज़ीज़ हैं, जैसे आपका हो गया निमोनिया, डेंगू, ये जो छोटे-छोटे डिज़ीज़ थे, इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अभी हमें अपने इस टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में हमें 4 मुख्य डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें से आपका आ जाता है मधुमेह, लीवर, हृदय और किडनी। ये 4 चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो हमने पिछली क्लास में डायबिटीज़ के बारे में चर्चा की थी। आज की जो क्लास है हमारी, वो किस पर होने वाली है? तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो है लीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि यकृत के बारे में। यकृत में कौन-सा रोग होता है? इसमें किस तरह का आहार लिया जाता है? कितने प्रकार का होता है? इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो डिज़ीज़ होता है लीवर का, यकृत का जो भी रोग होता है, उसको हम लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। तो हम लीवर सिरोसिस को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको पता है ये जो लीवर होता है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये उदर गुहा के दाहिने ओर और डायाफ्राम के ठीक नीचे पसलियों की ओर स्थित होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक दायाँ भाग होता है और एक बायाँ भाग होता है। आपको पता है जो एक स्वस्थ लीवर होता है, जो एक स्वस्थ यकृत होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो वो भूरा लाल या फिर चॉकलेटी होता है, ठीक? आपको पता है ये जो लीवर है, ये क्या-क्या जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हमने नोट किया है। तो आप भी उसे एक बार देख लें और इसे नोट डाउन ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो यकृत है, इसका ये हमारे शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन? यकृत होती है। और इसका वजन कितना होता है? तो ये जो यकृत होता है, इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। मतलब आपको पता है यकृत कैसा होता है? यकृत एक, ये मान के चलिए कि मांस का लोथड़ा सा होता है, ठीक? तो कैसा होता है इसका वजन? वजन कितना होता है? तो वजन इसका 1.5 केजी होता है। रंग तो आपने पहले ही देख लिया कैसा? चॉकलेटी या फिर भूरा लाल सा होता है। इसे, यकृत को हम और क्या कहते हैं? तो हम इसको स्टोरेज हाउस के भी नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोरेज हाउस क्या होता है? तो चाहे आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा ऑप्शन किडनी, हार्ट, यकृत, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्टोरेज हाउस है वो किसको बोलते हैं? तो वो हम बोलते हैं लीवर को। अब इस लीवर का काम क्या होता है? तो इस लीवर का काम होता है बिलिरुबिन को अलग करना। और ये जो आपका लीवर होता है, ये पित्त रस का स्रावण करता है। क्या करता है? पित्त रस का स्रावण करता है। और पित्त रस क्या होता है? तो आपको पता है ये जो पित्त रस होता है, ये आपके पित्त रस जो है, ये पित्त नली की शाखाओं से ये इसे एकत्रित करता है और सामान्यतः वाहिनियों तक इसको जो है, पित्त वाहिनियों तक इसको पहुँचाता है। इसका जो रंग होता है वो गाढ़े से हरे से पीला सा होता है, गाढ़ा हरा पीला सा तरल पदार्थ होता है, ठीक? और ये जो आपका पित्त रस होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायता करता है। अब ये जब हमारे भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायता करता है, तो इसका मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये जो पित्त रस होता है, ये वसा के पाचन में मदद करता है, लाइपेज एंजाइम की क्रिया हेतु उत्प्रेरक करने का कार्य करता है और लौह हो गए, फास्फोरस हो गए, विटामिन्स हो गए, इन सब के भी अवशोषण में क्या करता है? इन सब के अवशोषण में भी यह पित्त रस आपका सहायता करता है। और क्या करता है ये जो लीवर होता है?
ये लीवर जो है भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण भी करता है। तो क्या करता है? ये भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण भी करता है और टॉक्सिक एलिमेंट को भी खत्म करता है। ये जो आपका लीवर होता है ये कितना, यहाँ से आपको कितने पॉइंट ध्यान रखने हैं? तो सबसे पहले तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो आपकी यकृत हो जाती है। वजन इसका 1.5 होता है। इसे स्टोरेज हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है? बिलिरुबिन को अलग करना होता है। ये बिलिरुबिन को अलग करता है। पित्त रस का भी श्रावण करता है और भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण करता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि यकृत जो है भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण करता है, टॉक्सिक एलिमेंट को भी यह खत्म करता है। इतने पॉइंट हो गए और हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। और क्या हो जाता है? तो ये जो पीलिया हो गए, हेपेटाइटिस हो गए, ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं? तो ये सारी लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं। इतना पॉइंट हमें लीवर के बारे में ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं ये लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो आपको यहाँ पर नोट करके बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है कि लीवर सिरोसिस में बहुत सी यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। क्या होती हैं? जब लीवर सिरोसिस होता है तो ऐसे में यकृत की कोशिकाएं क्या होने लगती हैं? नष्ट होने लगती हैं और उनके स्थान पर अन्य कोशिकाएं बनने लगती हैं, जो कि धीरे धीरे यकृत को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब पहले तो जो यकृत की कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं और जो उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती हैं वो लीवर को जो है नुकसान पहुंचाती हैं। लीवर सिरोसिस में स्कार टिश्यूज मतलब जो वसीय ऊतक हैं लीवर में उपस्थित स्वस्थ ऊतकों की जगह ले लेते हैं। इसे लीवर स्कारिंग भी कहते हैं। क्या होता है लीवर सिरोसिस में? तो लीवर सिरोसिस रोग में जो वसीय ऊतक हैं, स्कार टिश्यूज हैं, वो लीवर में उपस्थित जो स्वस्थ ऊतक होते हैं उनकी जगह को ये ले लेते हैं, वसीय ऊतक। ठीक, तो इतना पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे हम आ जाते हैं। सामान्यतः जब तक लीवर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वह स्वयं ही उसे ठीक करने की कोशिश करता है। आपको पता है कि हमारा लीवर, अगर हमारा लीवर थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी परेशानियों को झेल लेता है। ये कभी कहता नहीं है कि मुझे तकलीफ है, मुझे बचाओ। जब इसकी कंडीशन एकदम खराब हो जाती है, जब ये कार्य नहीं कर पाता है, तब ये जो है लक्षण देने प्रारंभ करता है। मतलब कि ये बहुत सारे रोग को ये स्वयं ही ठीक कर लेता है। जब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तब ये लक्षण को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है कि देखो अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब इसे संभालो आप। ठीक, परंतु जब स्कार की संख्या यकृत में अधिक हो जाती है तब यकृत स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है और कई सारे लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। मतलब आपका जो लीवर होता है ना, ये रोगों से कितना लड़ता है। मतलब अगर इसको छोटी-मोटी बीमारी तो पता ही नहीं चलती है, ये ठीक कर लेता है। लेकिन जब अति हो जाती है कोई चीज़, आपको पता है जब अति हो जाती है, नहीं सँभलती है, तब ये अनेक प्रकार के जो है लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। जैसे-जैसे सिरोसिस बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे यकृत में अधिक स्कार टिश्यूज़ बनने लगते हैं और यही स्कार टिश्यूज़ लीवर में रक्त प्रवाह बाधित करते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे यकृत की कार्य क्षमता पर भारी नुकसान पड़ता है। मतलब जो ये आपके स्कार टिश्यूज़ बढ़ रहे हैं, ये इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये ब्लड को भी प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उसकी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात यकृत पोषक तत्व, हार्मोन, एंजाइम पर सही नियंत्रण एवं उनका उपयोग नहीं कर पाता है। आपको पता है जो हमारा यकृत होता है उसका कार्य क्या होता है? तो पोषक तत्व हो गए, एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, इन सब का नियंत्रण करना और उपयोग करना इसका कार्य होता है। लेकिन जब इसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो ये कार्य को नहीं कर पाता है। तो ये लीवर सिरोसिस में ये लक्षण इसको प्रदर्शित होने लगते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे-जैसे सिरोसिस बढ़ता है,
पहले तो जब थोड़ा-मोड़ा रहता है तो हमारा लीवर उसे कंट्रोल कर लेता है, उसको ठीक करता रहता है, छोटी-मोटी बीमारियों को लीवर ठीक करता रहता है। लेकिन जैसे-जैसे सिरोसिस बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे इस यकृत में और अधिक स्कार टिश्यूज़ बनने लगते हैं और जो स्कार टिश्यूज़ लीवर में रक्त प्रवाह को बाधित कर देते हैं। अब जब ये बाधित कर देंगे तो लीवर अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। अब आपको पता है कि जो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़ूम कर देती हूँ। ये जो आपका लीवर है, ये है आपका एक हेल्दी लीवर। मतलब जो एक स्वस्थ व्यक्ति का लीवर होता है, वो कैसा होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का लीवर कुछ इस तरह से दिखता है। और जो फैटी लीवर होता है, वो ये होता है। मतलब इसके कलर में आपको चेंज दिख रहा है और इसका जो आप देख रहे हैं दाग धब्बे भी दिख रहे हैं। मतलब जो एक हेल्दी लीवर होता है वो बिल्कुल लाल जैसा या फिर चॉकलेटी भूरा लाल कुछ ऐसे होता है। लेकिन जैसे-जैसे खराब होता जाता है लीवर तो उसका रंग भी बदलते चला जाता है। ठीक? तो ये आपने देख लिया फैटी लीवर और हेल्दी लीवर, हमने दोनों को एक साथ देख लिया। तो ये तो हमने चर्चा कर ली कि लीवर क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है और जब लीवर सिरोसिस होता है तो किस तरह से बाधा उत्पन्न होती है। अब हम ये देख लेते हैं, ये जो लीवर सिरोसिस है ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने टाइप के लीवर सिरोसिस होते हैं। तो सबसे पहले हम लीवर सिरोसिस के प्रकार पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है ये जो लीवर सिरोसिस होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो आपका हो जाता है एएलसी और दूसरा हो जाता है एनएएलसी। अब एएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलसी का फुल फॉर्म होता है एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस और दूसरा जो होता है एनएएलसी ये होता है नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। अब हमें ये जानना है कि ये जो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है, ये क्यों होता है? तो ये जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर जिनको हेपेटाइटिस बी सी होता है, उनमें जो ये अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस पाया जाता है। किसमें? तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और या फिर उनको हेपेटाइटिस बी सी होता है, तो ऐसे में उनको कौन-सा लिवर सिरोसिस होता है? तो वो होता है अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। दूसरा है आपका नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। नॉन लीवर अल्कोहलिक जो सिरोसिस होता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये हो जाता है इसका ओबेसिटी। मतलब कि इसका एक कारण पहले तो मोटापा हो जाता है। मोटापे के कारण जो है सिरोसिस होता है। और क्या कारण हो सकता है? तो और कारण में आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वालों को भी जो है ये लीवर सिरोसिस की दिक्कत हो जाती है या फिर फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को लीवर सिरोसिस है तब भी लीवर सिरोसिस की समस्या आ सकती है। और है आपका फैट। फैट भी लीवर सिरोसिस का एक कारण बनता है। अब ये जो नॉन लीवर सिरोसिस है, नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो आपका हो जाता है नैश और दूसरा हो जाता है सिंपल NAFLC। तो इसमें नैश का फुल फॉर्म याद रखना है NASH। तो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है और दूसरा जो हो जाता है वो सिंपल NAFLC मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सिरोसिस। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हमने देखा, क्या देखा कि ये जो लीवर सिरोसिस है, ये लीवर सिरोसिस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन-कौन से होते हैं? तो एक तो आपका अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है और जो दूसरा होता है वो नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस होता है। और इन दोनों में भी आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो जो आपका अल्कोहलिक है, वो अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है या फिर वो क्या करता है, वो अगर हेपेटाइटिस बी सी का पेशेंट है, तो भी उसको जो है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस हो जाता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका आ जाता है नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस।
इसमें ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है अल्कोहल का सेवन कर रहा है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इस लीवर सिरोसिस के होने का कारण उसका मोटापा हो सकता है, अधिक फैट हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, लीवर सिरोसिस का जो है प्रकार देख लिया। अब इसमें लक्षण में क्या हमें ध्यान रखना है? वैसे आपको लक्षण नहीं ध्यान रखना, लेकिन फिर भी हम एक बार जान लेते हैं कि लक्षण में आप क्या ध्यान रखेंगे। तो इसके मुख्य लक्षण में सबसे पहले वजन में कमी आ जाएगी, मांसपेशियों का क्षय होने लगेगा, थकान और कमजोरी आ जाएगी, उल्टी और चक्कर आने लगेंगे, भूख में भी कमी आ सकती है, रक्त सीरम में भी एल्ब्यूमिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, बेहोशी भी आने लगती है, हाथ पैर में सूजन आ जाता है, पेट में भी दर्द रहता है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं किसके, जो लीवर सिरोसिस होता है। अब आगे हम देख लेते हैं कि लीवर सिरोसिस के कारण क्या हो सकते हैं। लीवर सिरोसिस होने का क्या कारण हो सकता है, किन कारणों से लीवर सिरोसिस होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर मोटापे के साथ में डायबिटीज है, तो ऐसे में भी जो है ये लीवर सिरोसिस होने का कारण बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो ये भी मतलब कि अगर सिरोसिस का एक कारण ये भी होता है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है। ये भी हो जाता है और आपने पहले भी देखा हेपेटाइटिस बी सी के कारण भी होता है। तो हमें जो यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि लीवर सिरोसिस के कारण क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मोटापे के साथ अगर डायबिटीज़ है, तो भी क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगर लीवर में फैट जमा होता है, लीवर में फैट जमा होना भी क्या होता है, लीवर सिरोसिस का कारण होता है। शरीर का वजन बढ़ना, शरीर का अगर वजन बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। हमने देखा कि मोटापा भी इसका कारण था, तो शरीर में जब वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है, तो लीवर सिरोसिस हो जाता है। फिर अगर एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लीवर सिरोसिस हो जाता है। ऐसे भी अगर नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो ये सबसे पहले आपके लीवर पर ही असर डालते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दर्दनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में संभावना है कि क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस की दिक्कत हो सकती है। अगला है अगर हेपेटाइटिस बी सी है, तो इसमें भी जो है क्या होता है, इसमें भी लीवर सिरोसिस देखने को मिल जाता है। अगला है शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाना। अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जा रही है, तो ऐसी स्थिति में लीवर सिरोसिस हो जाता है। और क्या आ जाता है, और शरीर में अचानक अधिक वजन होना और शरीर में अचानक वजन घट जाना। अगर आप देख रहे हैं अचानक से आपका वेट, आप काफ़ी वेट गेन कर ले रहे हैं या आपका काफ़ी वेट लॉस हो जा रहा है, तो ये आपको समझना है कि किसी न किसी बीमारी को आपने निमंत्रण दे दिया है। मतलब कि अचानक से वेट बढ़ना, वेट घटना ये अच्छा नहीं है। चाहे धीरे-धीरे वेट बढ़ता है या फिर धीरे-धीरे वेट घटता है, तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर एकाएक से हो जाता है, जैसे आपने 1 हफ्ते 10 दिन में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो वज़न आपने अपना वेट जो है कम कर लिया या फिर ज़्यादा कर लिया, तो ये ज़रूरी है आप इसको चेक कीजिए कि कहीं आप किसी रोग से तो नहीं ग्रसित हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई दिक्कत ज़रूर आ रही है आपके शरीर में। इसी वजह से ये अचानक से वेट आपका लॉस हो रहा है या फिर आप वेट गेन कर रहे हैं। अगला आ जाता है आपका अल्कोहल का प्रयोग करना। अगर आप अधिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में भी ये जो है लीवर सिरोसिस हो जाता है।
और इसका कारण विषाक्तता भी हो सकता है। विषाक्तता मतलब जैसे हमारे खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक विषाक्तता पर भी प्रभाव डालते हैं। ये तत्व क्या हो सकते हैं? ये तत्व मिर्च मसाले में जो तत्व पाए जाते हैं वो हो सकते हैं और मूँगफली में भी विषाक्त प्रभाव रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मूँग दाल है, सोयाबीन है और ये मछली हैं, इन सब में एफ्लाटॉक्सिन होता है और ये विष तत्व जो होते हैं यकृत पर विषाक्तता के कारण जो है, जो ये इनका विष होता है, इन सब के कारण आपके शरीर में लीवर सिरोसिस को ये जन्म दे सकते हैं। अगला क्या हो सकता है? तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है या फिर क्लोरोफॉर्म है, ये सारी चीज़ें हमारे यकृत को नुकसान पहुँचाती हैं। यकृत को अगर कोई चीज़ जल्दी क्षतिग्रस्त करता है, तो वो है कुपोषण। कुपोषण से हमारा जो यकृत होता है, वो अति शीघ्रता से ही क्या करता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक? आगे हमें क्या ध्यान रखना है, ये तो हमने कारण पर चर्चा देख लिया। अगला है आपका एक और पॉइंट ध्यान रख लेना है आपको इसी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये भी एक कारण होता है आपके लीवर सिरोसिस में। ये तो हमने चर्चा कर ली लीवर सिरोसिस के कारण के बारे में कि लीवर सिरोसिस क्यों होता है। अभी तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा। हमने एक छोटी-सी नॉर्मल सी बात की लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है, इस कौन से रस का स्रावण करता है, इसका कार्य क्या होता है। हमने लीवर सिरोसिस के बारे में चर्चा किया, हमने लीवर सिरोसिस के प्रकार के बारे में भी चर्चा किया। फिर हमने कुछ लक्षणों को देखा और हमने लीवर सिरोसिस के कारण को भी देखा कि किस कारण से लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब आपको पता है अगर कोई बीमारी होती है, कुछ भी होता है तो अचानक से एक दिन में कोई बीमारी नहीं हो जाती है, ये आपको भी पता है। तो अगर बीमारी हो रही है, तो वो धीरे-धीरे होती है। कैसे होती है? तो वो धीरे-धीरे होती है। जब कल हमने डायबिटीज़ पर चर्चा किया था, तो वहाँ पर भी हमने आपसे कहा था कि हमें कुछ स्टेप को देखना है। वो स्टेप हमसे पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से हर बीमारी का एक स्टेज होता है। उन स्टेज से होकर अपने अंतिम चरण पर जब पहुँचती है, जब लीवर की कंडीशन एकदम लास्ट पे पहुँच जाती है और हमारा लीवर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता है, विभिन्न प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो वो तो लास्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ जो है हमारे शरीर में बदलाव आते रहते हैं। तो ये एक स्टेज होते जाता है। तो अगर आपको पता है अगर किसी चीज़ में कोई स्टेप आ रहा है चरण से लगाना है, तो हमें उसके स्टेप को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हम स्टेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो यकृत का रोग होता है, वो किन अवस्थाओं से होकर गुज़रता है। तो अगर आपको लीवर सिरोसिस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले थकान और कमज़ोरी आएगी। मतलब हमारे शरीर को काफ़ी थकान होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। हमें लगेगा हम कितना थक गए हैं, हम थोड़ा-सा कार्य करेंगे बहुत थक जाएँगे। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे जब हमें थकान और कमज़ोरी महसूस होती है तो हम उसे ऐसे हल्के में ही ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये थकान, ये कमज़ोरी हमें क्यों हो रही है? हमने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? फिर दूसरा स्टेज आ गया इसका। दूसरे में मतलब जब थकान, कमज़ोरी से आप नहीं कंट्रोल कर पाएँगे, फिर क्या होगा? फिर ये पाचन तंत्र में आपके विकार उत्पन्न कर देगा। पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न करने का मतलब क्या हो जाता है कि ये उल्टी और दस्त होने लगेगा। एक तो आपको पहले से ही थकान और कमज़ोरी थी, अब आपका पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो गया। ऐसे में आपको उल्टी और दस्त हो रहा है। इसका परिणाम क्या लगेगा? भूख में कमी और वज़न कम हो जाएगा। जब आप खाना कम खाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके वज़न में भी कमी आने लगेगी। अगला है सेक्स की इच्छा में कमी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पीलिया हो जाएगा। फिर पीलिया के बाद और कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में फिर बुखार और कँपकँपी के साथ बुखार होगा। मतलब बुखार तो होगा, लेकिन उस बुखार में कँपकँपी वाला बुखार होगा। एक नॉर्मल बुखार होता है और एक आपका कँपकँपी वाला बुखार होता है।
तो जब पीलिया के बाद की स्थिति है वो क्या है? उसके बाद बुखार और कँपकँपी मतलब कँपकँपी के साथ में बुखार होना। अब हमने ये इतना देख लिया। क्या देख लिया? कि बुखार हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद त्वचा पर खुजली, पेट दर्द ये सारी चीज़ें होने लगेंगे। फिर नीले रंग के धब्बेदार त्वचा हो जाएगी मतलब त्वचा पर नीले रंग के धब्बे पड़ने लगेंगे। पेट पर लाल लकीरें पड़ जाएँगी, पैर में फिर सूजन होने लगेगा। पैर में सूजन होने लगेगा, उसके बाद शरीर में पानी भरने लगेगा, जलोदर हो जाएगा। अब जलोदर का क्या मतलब होता है? तो जलोदर का अर्थ ये होता है कि पेट के निचले हिस्से में पानी भर जाना। ये होता है जलोदर का अर्थ होता है, ठीक? उसके बाद स्मृति जो है हानि होगी मतलब आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, आप बहुत चीज़ों में भ्रमित होने लगेंगे, चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो ये सारे स्टेप होते हैं किसके? लिवर सिरोसिस के। अभी इसमें और आगे हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही मतलब स्मृति आपकी और स्मृति कमज़ोर हो जाएगी और आप भ्रमित भी बहुत होने लगेंगे। आगे अगर महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म, पुरुषों में छाती का बढ़ना और टेस्टिस में दर्द होना, ये भी एक लक्षण होता है। मतलब जो हम ये स्टेज देख रहे हैं, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ये लक्षण होते हैं। तो ये सारे लक्षण होते जाते हैं। फिर पाचन तंत्र में रक्त का स्राव होने लगता है। मतलब इन सारे के बाद पाचन तंत्र में भी रक्त का स्राव होने लगता है और रक्त का सही रूप में ना बह पाना एक थक्के के रूप में ऊतकों में जम जाना। फिर क्या होगा? मतलब ये रक्त का सही से प्रवाह नहीं हो पाएगा। रक्त का सही से प्रवाह नहीं हो पाने से क्या होगा? रक्त का थक्का ऊतकों में जमने लगेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में हिपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी हो जाएगा। तो ये इतने स्टेप थे लिवर सिरोसिस के। तो हमें इन स्टेप को हम इसे स्टेप बोल सकते हैं जो नेट वाले हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें स्टेप को इन्हें ध्यान रखना होता है। बाकी हम जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाले हैं, बिहार स्टेट वाले हैं, इन सब के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इन सारे को हम लक्षण के रूप में याद रखें कि क्या-क्या लक्षण होते हैं लीवर सिरोसिस के, ठीक? तो इतने सारे पॉइंट आपको 16 पॉइंट मैंने बताए हैं, 16 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्या-क्या हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो इनके स्टेज में या फिर आप बोल लीजिए कि लक्षण में हम क्या-क्या देखेंगे? तो सबसे पहले थकान और कमज़ोरी आना, फिर पाचन तंत्र में विकार मतलब उल्टी और दस्त होना, उसके बाद भूख की कमी, अगर भूख की कमी हो रही है तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि वज़न में भी कमी आ जाएगी। फिर सेक्स की इच्छा में कमी आ जाएगी, पीलिया हो जाएगा, बुखार में मतलब कंपकपी के साथ में बुखार भी हो जाएगा, त्वचा पर खुजली, पेट में दर्द ये सारे लक्षण जो हैं प्रदर्शित होने लगते हैं। फिर नीले रंग की त्वचा धब्बेदार हो जाती है, पेट पर लकीरें पड़ जाती हैं, पैर में भी सूजन हो जाता है, शरीर में पानी भर जाता है, जलोदर हो जाता है। जलोदर का मतलब हमने समझा कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें पानी भर जाना। फिर क्या होगा? स्मृति हानि मतलब याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, व्यक्ति भ्रमित होने लगेगा और महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म हो जाते हैं, पुरुषों की छाती का बढ़ना और टेस्टिस में दर्द होना। पाचन तंत्र में रक्तस्राव होने लगता है, रक्त का सही रूप से ना बह पाने पर ना बह पाना और थक्के के रूप में ऊतकों में रक्त का जम जाना और क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी हो जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं या स्टेज होते हैं किसके? लीवर सिरोसिस के, ठीक? हमारा लीवर बहुत ही मजबूत होता है और ये क्या करता है? मजबूत का मतलब ये कि बहुत सारी परेशानियों को झेलता है। जब ये चीज़ें इसके हाथ से निकल जाती हैं, तभी ये आपको बोलता है कि अब इसको बचाओ, मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, ठीक? अब ये तो थी लीवर सिरोसिस के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हुआ है, तो हमें उसे किस प्रकार का डाइट देना चाहिए।
क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमारा तो ये मेन मुद्दा है कि आहार कैसे देना है। जो हमारे पास रोगी व्यक्ति है, उसको हमें आहार किस प्रकार से देना है, हमारा मेन मतलब यही होना चाहिए। तो इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि जो बीमारी हुई है, वो बीमारी क्यों हुई है और जो बीमारी हो रही है उसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं। तो हमने देख लिया कि लीवर का कार्य क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो लीवर सिरोसिस का पेशेंट होता है, उसको हम किस प्रकार की डाइट देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वसा का प्रयोग कम कर देना है। जो भी लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसकी डाइट में आपको वसा का प्रयोग कम कर देना है। सोयाबीन, मूँगफली के तेल का प्रयोग करना है, परंतु डालडा, घी, नारियल का तेल वर्जित होता है। आपको पता है कि कल हमने जब मधुमेह के बारे में चर्चा किया था, तो वहाँ पर भी हमने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया था और हमने आपको बताया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट 2 होते हैं। तो जो जमने वाली वसा होती है, हम उसको चाहे वो लीवर का पेशेंट हो या फिर वो मधुमेह का हो या फिर वो हार्ट का पेशेंट हो, हम किसी को भी जमने वाली वसा नहीं देते हैं। और आपको पता है ये जो डालडा है, ये जो नारियल है, ये जो घी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जमने वाली वसा होती हैं। तो हम इसको लीवर सिरोसिस के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वसा का कम से कम प्रयोग करें और उसमें सोयाबीन, मूँगफली के तेल का ही प्रयोग करें। घी, डालडा, नारियल का तेल, इन सब चीज़ों का कहने का मतलब जो जमने वाली वसा हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। सोडियम का प्रयोग नहीं करते हैं, सोडियम का प्रयोग भी वर्जित कर देते हैं। कार्बोज का प्रयोग सामान्य रखते हैं, परंतु इसकी पॉली रूप को ही प्रयोग में लाते हैं। आपने देखा था जब कल हमने डायबिटीज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने ये इस बारे में चर्चा किया था कि जो भी हम देते हैं कार्बोज तो कम करेंगे, एकदम से बंद तो कर नहीं सकते हैं। तो हम इनको जो है क्या करते हैं, पॉली फॉर्म में देते हैं। पॉली से क्या होगा, पॉली से फिर वो डाई में जाएगा, डाई से फिर मोनो में जाएगा। अगर हम इनको मोनो फॉर्म दे देते हैं, तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनके ब्लड में जो ग्लूकोज़ होता है, वो डायरेक्ट जाके मिल जाता है। मतलब मिल क्या जाता है, वो उसी में तैरता रहता है, तो ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बोज तो आप देंगे लेकिन उसकी मात्रा को सामान्य रखेंगे और जो कार्बोज हम देंगे भी उसमें उसका पॉली जो है पॉली रूप को प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा था जब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड के बारे में। आपको वो क्लास ज़रूर देख लेनी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पॉली कौन-सा है, निम्नलिखित आपको 4 दे दिया जाएगा जैसे ग्लूकोज़, फ्रैक्टोज़, माल्टोज़, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, इनमें से कुछ भी दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का पॉली रूप कौन-सा है, डाई रूप कौन-सा है, मोनो रूप कौन-सा है। तो अगर आप पहली क्लास को देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो वहाँ से ही आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है, तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हमें क्या आगे हमें ध्यान ये रखना है कि हमें डिब्बा बंद पदार्थ मतलब कि जो अचार हो गए, पापड़ हो गए और नमकीन हो गए, बेकरी आदि के जो पदार्थ हैं, इन सब से परहेज़ करना चाहिए। किनसे? जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ होते हैं, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, ठीक? आगे हमें डाइट प्लान में और क्या करना चाहिए? तो पेय पदार्थ में वेजिटेबल सूप हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन शराब हो गया, कोको कोला हो गया, इन सब जो कार्बोनेटेड जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सब चीज़ों को हमें नहीं देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रोटीन लेते हैं, परंतु मांसाहारी या अधिक क्रीम युक्त दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो आपको जमने वाली वसा नहीं देना है, कार्बोज का प्रयोग करना है लेकिन उसके पॉलीफॉर्म को प्रयोग करना है, वेजिटेबल्स को देना है, सूप पीने के लिए देना है, नारियल का पानी देना है, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं देना है।
और उनको डिब्बा बंद चीज़ें, मतलब कि जो बेकरी के सामान हो गए, मैदे वगैरह ज़्यादा चीज़ें ये सब नहीं देनी चाहिए। प्रोटीन में लें, लेकिन जो मांसाहारी हैं या अधिक क्रीम वाले प्रोटीन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक? तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में? लीवर सिरोसिस के बारे में। कोई लीवर सिरोसिस कितने प्रकार का होता है, विशेष आपके इसके लक्षणों को भी ध्यान में रखना है। तो इसके लक्षणों को भी हमें ध्यान में रखना है। बाकी आपको इनके कारण, इनके जो है कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और लीवर सिरोसिस के पेशेंट को किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने डायबिटीज़ के बारे में चर्चा कर ली। हमने जो है अभी आज लीवर सिरोसिस के बारे में चर्चा कर ली। अब बचते हैं हमारे 2 डिज़ीज़। एक तो बच जाती है हार्ट डिज़ीज़ और दूसरी बच जाती है किडनी। तो हम इन दोनों को भी जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। अगर हेल्पफुल लगती है तो अच्छी बात है। और बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।